नमस्कार, विधि चर्चा में आप सभी का स्वागत है। भारतीय न्याय संहिता के पिछले लेक्चर में हम डेफिनेशन क्लॉज कर रहे थे। तो डेफिनेशन क्लॉज में 2 का सबसेक्शन 1 के 31 तक हमने कर लिए थे। तो डेफिनेशन क्लॉज आज करने हैं, लेकिन उससे पहले आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन करने जा रहे हैं जो जनरल एक्सप्लेनेशन कहलाता है, सेक्शन 3। ठीक है, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो एक तरह से फलक्रम है क्रिमिनल लॉ का, यानी इंडियन पैनल कोड जो अब भारतीय न्याय संहिता हो गया, उसका फलक्रम है, यानी धुरी है। 3 धुरियों पर टिका हुआ है वो। तो पहले बता देता हूँ आपको कि 3 धुरियाँ क्या है। मान लीजिए ये भारतीय न्याय संहिता एक स्ट्रिक्ट जैसी कोई चीज़ है। ये एक पैग ये है, यहाँ पर टिकी हुई है, एक पैग ये है, एक पैग ये। आप कोई भी अपराध देखेंगे तो वहाँ पर 3 चीज़ें आपको जनरली मिलेंगी किसी भी बड़े अपराध में। एक आपको मिलेगा कॉमन इंटेंशन, मिलेगा आपको। जब 2 या 2 से अधिक लोग होंगे वहाँ पर कॉमन इंटेंशन मिलेगा, जो पहले सेक्शन 34 था आईपीसी का। एक होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये आपको हमेशा मिलेगा जब 2 या 2 से लोग मिलकर अपराध करते हैं। और एक होता है जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग होते हैं तो कॉमन ऑब्जेक्ट। ये 3 धुरियाँ हैं जिन पे भारतीय न्याय संहिता या क्रिमिनल लॉ टिका हुआ है जनरली। कभी कभी जब सिंगल अपराध होता है तो वहाँ ऐसी इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं मौजूद होती, पर जब भी अपराध 2 या 2 से अधिक लोग करते हैं तो ये 3 चीज़ें होती हैं, और उसके बगैर बात करनी असंभव है। उसके बगैर चार्जेस को प्रूव करना, ठीक है, जिसे कहते हैं टू ब्रिंग होम द गिल्टी, वो असंभव है। तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3 से। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्लॉज बचा हुआ बाद में कराएंगे, अभी आज ही कराएंगे, लेकिन बाद में देखते हैं। पहले सेक्शन 3, ये जनरल एक्सप्लेनेशन है। जनरल एक्सप्लेनेशन वास्तव में क्या था, जो आईपीसी में सेक्शन 34, 35, 36 थी, वो सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर उन्होंने सेक्शन एक्सप्लेनेशन 3 में कनेक्ट कर दिए हैं। तो देखिए इसका सबसे पहला एक ही है, बहुत छोटी सी बात कहता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कई बार अपराध जो होता है अपवाद के अंतर्गत आता है। अपवाद, बहुत सारे अपवाद होते हैं। जैसे एक अपवाद होता है कि किसी 7 साल के बच्चे ने कोई अपराध किया है, 7 साल से कम के बच्चे ने कोई अपराध किया है, कोई आपराधिक कृत्य किया है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। कोई पुलिस वाला है जो ड्यूटी बाउंड है, अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए किसी को अरेस्ट कर लेता है बिना वारंट, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, उसमें बिना वारंट अरेस्ट कर लेता है, तो आप पुलिस ऑफिसर पे इलीगल कन्फाइनमेंट, इलीगल रिस्ट्रेंट का केस नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका जो कृत्य है वो अपवाद के क्षेत्र में आता है। ऐसे कई सारे अपराध हैं। कोई किसी पागल व्यक्ति ने कोई आपराधिक कृत्य किया है, सेन नहीं है वो पर्सन, संतुलित मस्तिष्क का नहीं है, तो उसने जो किया है आपराधिक कृत्य वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये क्या कहता है कि एवरी डेफिनेशन इन दिस संहिता, कोई भी डेफिनेशन इस संहिता में दे रखी है और उससे जुड़ा हुआ कोई भी पेनल प्रोविजन है, पेनल प्रोविजन मतलब जिसमें दंड दे रखा है, वो है सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शंस। सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन मतलब वो अपवादों के अंतर्गत है, भले ही उसको बाद में नहीं लिखा गया हो। मतलब कहने का है हम बार बार नहीं बताएंगे, हर सेक्शन में ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर ये अपराध है लेकिन अपवाद है, ये अपराध है। तो सारे आपराधिक कृत्य डिफाइन किए गए, उनके पैनल प्रोविजन दिए गए हैं, लेकिन जो अपवाद, हर एक आपराधिक कृत्य अपवादों के अंतर्गत ही है। मतलब बार बार हर सेक्शन में लिखा नहीं जाएगा कि अपवाद के अंतर्गत है कि नहीं, मान के चला जाएगा कि कोई भी आपराधिक कृत्य दे रखा है तो जो जनरल एक्सेप्शंस हैं वो उनके अंतर्गत ही आता है। तो पहला सबसेक्शन ये कहता है कि, शॉर्ट में बुलेट पॉइंट भी लिख देता हूं, डेफिनेशन इन द संहिता या पैनल प्रोविजन क्या है, ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन। मतलब वो कोई भी अपराध है भारतीय न्याय संहिता में वो अपवाद के अंतर्गत ही आता है, भले ही उसको वहां पर लिखा गया और ना लिखा गया। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 2, सबसेक्शन है ये 3 का, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। ये क्या कहता है कि अगर किसी जगह कोई अर्थ दे रखा है, कोई टर्म है, कोई डेफिनेशन दे रखी है, कोई पद दे रखा है, कोई वर्ड दे रखा है, तो जो यहाँ डेफिनेशन है वही चैप्टर 2 में है, वही चैप्टर 3 में, मतलब पूरा ऑल ओवर द
भारतीय न्याय संहिता में उसकी जो डेफिनेशन, उसका जो अर्थ है वो वही होगा, वो बदलेगा नहीं। तो यही हो गया, ठीक है। थर्ड कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड है यहां पर यूज किया, स्पाउस, जो आपको पता होगा। स्पाउस एक ऐसा वर्ड है जो मैरिड लोगों के लिए, मतलब अगर लिखा है स्पाउस तो पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, ठीक है। पति का स्पाउस क्या हुआ? पत्नी, पत्नी का स्पाउस क्या हुआ? पति। तो अगर किसी व्यक्ति के पास कोई कब्जे में कोई संपत्ति है, उसके पास संपत्ति है और वो संपत्ति जो है किसके, उसके कब्जे में है? स्पाउस के कब्जे में है, या फिर क्लर्क के कब्जे में है, या फिर सर्वेंट के कब्जे में है। मतलब ये से मान के चलिए हमारा जो कैरेक्टर था चोंगुमल की कोई संपत्ति जो है वो उसकी स्पाउस के कब्जे में है, यानी उसकी पत्नी के कब्जे में, या उसके क्लर्क के कब्जे में, या उसके सर्वेंट के कब्जे में, तो माना जाएगा ये चोंगुमल के कब्जे में है, ठीक है। चोंगुमल ये नहीं कह सकते ये मेरी नहीं है प्रॉपर्टी, ठीक है। ये थर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं। चौथा सबसेक्शन कहता है कि किसी एक्ट में जो कोई कृत्य है उसमें उसका इलीगल ओमिशन भी शामिल है, यानी अगर कोई ओमिशन किया है एक्ट में, ओमिशन भी शामिल है, ठीक है। एक्ट आपने पहले पढ़ रखा था, किसमें दे रखा था एक्ट और ओमिशन? सेक्शन 2 का सब 1 का सब क्लॉज 2 में दे रखा, 25 में दे रखा था, ठीक है। 1 में दे रखा था और 25 में दे रखा था। एक्ट दे रखा था 2 के 1 में एक्ट की डेफिनेशन थी, 25 में ओमिशन की डेफिनेशन थी। तो ऐसे यहाँ पर दे रखा है कि किसी कृत्य में, एक्ट में उसका इलीगल ओमिशन भी शामिल है। 4। अब ये हो गया। अब जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको ध्यान से समझना चाहिए। तो पहले मैं देखो यहाँ तक कवर हो रहा है, देखो यहाँ तक कवर हो रहा है। 3 का 5 कॉमन इंटेंशन को डिफाइन करता है। कॉमन इंटेंशन क्या है? कोई भी आपराधिक कृत्य है, ABCD कई सारे लोग हैं, ठीक है, उन सब ने किया आपराधिक कृत्य। तो व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ठीक है, यानी ABCD ने, समझने वाली बात है यहाँ पर, ABCD ने कोई कृत्य किया, आपराधिक कृत्य किया है, ठीक है। किस लिए किया? क्या अग्रसर करने के लिए, अपने कॉमन इंटेंशन यानी सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए कोई कार्य किया, तो माना जाएगा उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने वही कार्य किया है। अब समझिए, ABCD की चोंगुमल से दुश्मनी थी, या हो सकता है A की हो, B की हो, C की, D की ना हो, तो A और B C D ने क्या किया? मिलकर मीटिंग करी, यानी इसेंशियल टर्म है इसका प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड यानी पहले से सलाह कर ली, कहा चोंगुमल की आज हत्या कर देते हैं। ये सारे मिलकर आ गए। तो A ने मान लो 10 लाठी मारी, B ने 20 मारी, C ने 30 मारी, D ने 40 मारी। तो A ने 10 ही मारी थी, तो A ये नहीं कह सकता साहब हमने 10 लाठी मारी, चोंगुमल मर गए तो हमारी सिर्फ 10 लाठियों की सजा दो। माना जाएगा कि ABCD हर एक ने हत्या की है, क्योंकि यहाँ पर क्या था? कॉमन इंटेंशन था, सबका एक समान आशय था, ठीक है। तो क्या है डेफिनेशन? क्या है? व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, देन ईच पर्सन इज लेबल टू हिज एक्ट्स एज सच ही हैज कमिटेड दैट ऑफेंस। उसने वो आपराधिक कृत्य किया है। तो ये कॉमन इंटेंशन की डेफिनेशन हो गई। अब क्या है यहाँ पर बात, कई लोगों को लगता है कि यहाँ पर बात सारे अपराध कृत्य कवर हो गए। ए ने एक अपराध किया था वो कवर हो गया, और एक सिंगल आदमी ने कोई अपराध किया था, कई आदमी ने मिलकर अपराध कृत्य किया था तो वो कवर हो गया। लेकिन इसके बाद 3 का सबसेक्शन 6, 3 का सबसेक्शन 7, 3 का सबसेक्शन 8, 3 का सबसेक्शन 9, बात उससे आगे बढ़ती है, क्योंकि कई सारी ऐसी कैटेगरी हो सकती हैं जहां पर मामला डिफरेंट हो जाता है। यहां तक आ रहा है 3-6 लिया का हो रहा, ठीक है। तो 3-6 देख लीजिए, वेन एवर एन एक्ट विच इज क्रिमिनल, whenever an act which is criminal by reason of, मैं लिखता हूं whenever an act, डेफिनेशन समझना जरूरी, दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है। whenever an act which is criminal by reason of
ऑफ इट्स बीइंग डन विद ए criminal intention और नॉलेज। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद वही बात है जो इसमें कही गई है कि हर एक व्यक्ति तो कोई आपराधिक कृत्य किया है, जो कि वो आपराधिक कृत्य किया है वो क्या है, क्रिमिनल है। किस बात से क्रिमिनल है, बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन, अपने क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के किए जाने से। उस बात की क्रिमिनल नॉलेज है या इंटेंशन है और उसने आपराधिक कृत्य किया है, तो हर एक व्यक्ति, कई लोगों ने मिलकर किया है ना। whenever an act is done which is criminal by reason of its being done with a criminal intention or knowledge, कई सारे लोगों ने मिलकर किया। ठीक है, अब कई सारे लोगों ने वो आपराधिक कृत्य किया है, तो हर एक व्यक्ति माना जाएगा कि उसने वो अपराध किया है। अब आपको लग रहा होगा ये डेफिनेशन और इस डेफिनेशन में अंतर क्या है। अब यहां पर मान लीजिए ABCD आए, ठीक है, डिफरेंस समझिएगा। ए आदमी की चोंगूमल से दुश्मनी थी, ए आदमी चोंगूमल को आ गया कि 10 लाठी मारते हैं इसको, ठीक है, पीटने आ गया। ए BCD के बीच में कोई मीटिंग नहीं हुई थी, कोई मीटिंग नहीं हुई थी, मुलाकात नहीं हुई, ABCD कोई मुलाकात नहीं। अचानक बी ने देखा, बी ने कहा हम भी 20 लाठी मारते हैं। सी भी आ गए, उन्होंने कहा सी नहीं मारा, डी नहीं मारा, और चोंगूमल मर गया। ठीक है, whenever an act is done, इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहां पर डिफरेंस आएगा। an act is done, अब मर गए, तो A और B और C और D अगर ये सेक्शन ना अपनाया जाता तो क्या काम चल जाता, काम नहीं चलता। क्यों, यहां पर क्या आ गया, कॉमन इंटेंट, सबका एक सामान्य आशय होना चाहिए। ठीक है, सामान्य आशय होना चाहिए, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए। यहां पर तो सामान्य आशय सबका है नहीं, क्योंकि A कभी आया, B कभी आया, C कभी आया, D कभी आया। इसको एक और एग्जाम्पल से समझ लीजिए, पहले इसी एग्जाम्पल को समझा देते हैं। तो ए ने मारा, बी ने मारा, सी ने मारा, तो बी को पता अपने अपने जो कृत्य कर रहा है उसकी नॉलेज उसको है। सी ने मारा, सी को उसके अपने कृत्य की नॉलेज है। चोंगूमल गए, मर गए, तो क्रिमिनल नॉलेज एंड इंटेंशन थी, तो माना जाएगा ए, बी और सी और डी को अपनी क्रिमिनल नॉलेज एंड इंटेंशन की वजह से उन्होंने वो अपराध किया है। ठीक है, तो 3 का सबसेक्शन 6 होना इसलिए बहुत जरूरी था, क्योंकि खाली इसके होने से काम नहीं चल रहा था। अब एक आ जाइए 3 का 7 आ जाइए। ठीक है, 3 का 7 क्या है कि वेन एवर कॉजिंग ऑफ एन इफेक्ट, कॉजिंग ऑफ एन, वेन हुएवर, कोई भी, हुएवर कॉजिंग ऑफ एन इफेक्ट, वेन एवर होगा, वेन एवर जब कभी भी किसी इफेक्ट को करना या अटेम्प्ट ऑफ कॉजिंग एन इफेक्ट, एन इफेक्ट, कैसे, जब किसी इफेक्ट को करना या उसका प्रयास करना, कैसे, कोई एक्ट करके या कोई ओमिशन करके, किसी कार्य को करके या किसी कार्य को ना करके, वो एक ऑफेंस है, वो एक ऑफेंस है। तो माना जाएगा कि उस अटेम्प्ट को करके या उस एक्ट को करके या उस ओमिशन को करके वो अपराध कारित किया गया है। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन में दे रखा है कि भाई एक जेलर है, ठीक है, जेलर है, वो क्या करता है, वो उसको खाना पानी भोजन नहीं देता है। ठीक है, बात समझ, कैदी को खाना पानी नहीं देता है, तो उसने ओमिशन किया है, एक ऐसा इफेक्ट कारित किया, उससे वो मर गया। ठीक है, तो ये माना जाएगा कि उसने वो अपराध किया है। ये इससे रिलेटेड नहीं है, पर अब आएगा, अब इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, अब समझिएगा, अब डिफरेंस पकड़ना जरूरी है। 3 का 7 हो गया, 3 का 8। when criminal offense is committed by several acts, ठीक है,
वेन एवर ए क्रिमिनल ऑफेंस इज कमिटेड बाई सेवरल एक्ट्स, ठीक है, जब कोई अपराध किया गया है, फिर है लिखा है whoever intentionally cooperates in commission of doing such offense, that offense by doing any of those acts singly or jointly with others has committed that offense। अब समझिएगा, अब यहाँ पर डिफरेंस है। ये सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट है, 3, 5, 6, 7, 8 और 9 भी, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनका डिफरेंस समझना जरूरी है। अब यहाँ पर कह रहा है व्हेन क्रिमिनल ऑफेंस इज कमिटेड बाय सेवरल एक्ट्स, कई सारे कृत्य को करके किया गया है। whoever intentionally cooperate in commission of doing that offense by doing any of those acts singly or jointly, यानी कई सारे कृत्य को मिलकर एक अपराध किया गया है, ठीक है, तो माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने वो अपराध किया है, ठीक है। अब बड़ी स्पष्ट डेफिनेशन है, इसको समझाने की कोशिश करते हैं आपको। क्या था, एक हॉस्पिटल था, समझिएगा, डिस्टिंक्शन समझिएगा, और ये समझिएगा कि 3, 5 के होने के बावजूद 6 की और 8 की जरूरत क्या थी और डिफरेंस क्या है। इस आदमी ने क्या किया, ए आदमी था, ये गया, इसने हॉस्पिटल में पेट्रोल बम फेंक दिया। दिखाई पड़ा, कैमरे में आ रहा है? हाँ, ए आदमी गया और इसने हॉस्पिटल में पेट्रोल बम फेंक दिया। बी आदमी जो ए को बिल्कुल नहीं जानता था, उसने क्या किया, दरवाजे पे कुंडी मार दी, ताला लगा दिया। हॉस्पिटल में मर गए लोग और जल के मर गए। अब सोचो, अगर ये सेक्शन ना होता, ये नहीं होता, तो क्या फर्क पड़ता? क्या हम कॉमन इंटेंशन बुक कर पाते? नहीं बुक कर पाते। क्यों? ए क्या कहता, देखो भाई मैंने सिर्फ पेट्रोल बम फेंका है, मैंने दरवाजा नहीं बंद किया है, निकल सकते तो लोग, मेरे मरने से मृत्यु नहीं हुई है। बी कह सकता था, अरे भाई मैं ए को जानता ही नहीं, मैं कॉमन इंटेंशन है ही नहीं, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स है ही नहीं, कोई मेरी सलाह है नहीं, मैंने सिर्फ ताला बंद किया है, मेरा ताला बंद कर रॉन्गफुल स्टैंड की सजा दे दो, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, ठीक है, पर अपराध तो क्या हुआ, लोग मर गए इतने सारे। तो यहाँ पर अगर ये सेक्शन नहीं होता कि व्हेन क्रिमिनल ऑफेंस इज कमिटेड बाय सेवरल एक्ट्स, कई सारे कृत्यों को मिलके कोई एक्ट किया गया है, ठीक है, और तो माना जाएगा कि वो उस अपराध के दोषी है। तो अगर 3, 5 से काम, 3 का सेक्शन 5 से कॉमन इंटेंशन से काम नहीं चल रहा था, 3, 8 से हो गया। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि 3, 6 क्यों नहीं आया? 3, 6 तो था, 3, 8 की जरूरत क्या थी? तो जरूरत ये थी, 3, 6 में क्या लिखा है, whenever an act is done, एक कोई कृत्य किया गया। यहाँ क्या कहा है, सेवरल एक्ट्स, कई सारे कृत्य मिलकर अपराध कारित हो। व्हेन क्रिमिनल ऑफेंस इज कमिटेड बाय सेवरल एक्ट्स, ठीक है, तो हर एक व्यक्ति उस अपराध का दोषी हो जाएगा। अब बात को समझिए, क्योंकि ए और बी के बीच में किसी तरह की कोई सहमति नहीं है, किसी तरह की कोई सहमति नहीं ए और बी के बीच में, तो ना ए बी को जानता है, ना बी ए को जानता है, ना प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है। अच्छा, एक और ध्यान आ गया, क्रिमिनल कॉमन इंटेंशन में एक जगह लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉमन इंटेंशन जो है ऑन द स्पॉट भी बन सकता है, ठीक है, वहाँ पर भी अराइज हो सकता है। जैसे ए व्यक्ति ने कहा कि ए और बी, 2 व्यक्ति आए और मारने लगे किसी सी व्यक्ति को, तो अचानक बी ने कहा मारो साले को, लैंग्वेज है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो आपराधिक कृत्य में लैंग्वेज बोलते हैं, मारो साले को। तो बी ने इंस्टिगेट किया और ए और सी, ए ने भी मारा, ठीक है, सी को मारा,
तो वहां पर मौके पे ही कॉमन इंटेंशन प्रोड्यूस हो गया। कोई जरूरी नहीं है प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड बहुत पहले हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले 3 के 8 में डिफरेंस समझिए। 3 के 8 के में डिफरेंस है कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, डिफरेंट एक्ट है, ठीक है, और डिफरेंट टाइम पर है, सेम कनेक्टिविटी के साथ नहीं है। मान लो इसने क्या किया, पेट्रोल पंप फेंका, ठीक है, और बी आया थोड़ी देर बाद, तब उसने ताला लगा दिया, डिफरेंस हो सकता है, निकल नहीं पाए लोग, तो इसलिए 3 के 8 में कवर किया गया इसको, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि 5, 6, 7, 8 की जरूरत क्या थी, सिर्फ 5 सेक्शन 3 के 5 से काम क्यों नहीं चल सकता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है इसका थर्ड का नाइन्थ कहता है कि कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, और वो भिन्न भिन्न कृत्य करते हैं, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, ठीक है, तो वो अपने ही अपराध के दोषी होंगे। मान लीजिए ये ए था, बी था, ठीक है, और सी से दोनों की लड़ाई थी, तो बी ने सी को ग्रेव प्रोवोकेशन दिया। इलस्ट्रेशन है वो, मैं इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ आपको। बी ने सी को ग्रेव प्रोवोकेशन दिया। ग्रेव प्रोवोकेशन मतलब ऐसा इतना गुस्सा दिला दिया कि उसका सेंसिबिलिटी चली गई, उसको कुछ भी बोल दिया, बहुत गंभीर शब्द बोल दिया, उसकी सोचने समझने की शक्ति चली गई, और उसने उठाई गोली, उसने उठाई एक लोहे की स्टिक ली और इसको मारा, ठीक है, उसके सर पे एक बार किया, और उसी मोमेंट पे ए प्लान बना रहा था बी को मारने का। ए प्रीमेडिटेटेड बिल्कुल प्लानिंग करके गया, बी के सर पे उसने मारी लोहे की रॉड। अब यहाँ पर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, ए बी को जानता भी नहीं है, ए सी को जानता भी नहीं है, ए का सी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर 3-8 वाला सीन भी नहीं है, ठीक है। तो ए तो अपराध किसका दोषी हुआ, मर्डर का, जबकि सी किसका दोषी, कल्पेबल होमिसाइड का। अंतर है ना, कल्पेबल होमिसाइड मतलब सदोष मानव वध, जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है, उसका दोषी है। यानी सेम एक्ट हुआ है लेकिन अलग अलग कैपेसिटी में, अलग अलग उसके साथ हुआ है। तो ए अपने कृत्य के लिए दोषी है, सी अपने कृत्य के लिए दोषी है, ठीक है। तो 3, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्रक्स है, ये लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इनका डिस्टिंक्शन ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं बहुत सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल के साथ दोबारा इलस्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा, पर मेरी कोशिश है ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आप कितना भी पढ़ेंगे वो क्रेमिफिकेशन हो जाएगा, क्राइम करते रहेंगे, रटते रहेंगे, पकड़ में नहीं आएगा कानून, है ना, जो क्रिमिनल लॉ पकड़ में नहीं आएगा कभी आपको, ये डिफरेंस। और इतना बारीक है क्योंकि उसको समझाने के लिए एग्जाम्पल्स बहुत सारे होने चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो पार्ट छूट गया था उसी के साथ हम खत्म कर लेंगे आज का ये चैप्टर। हमारा छूट गया था 2 का सब क्लॉज 1 का 32। वेसल की डेफिनेशन दे रखी है। तो वेसल क्या है, कोई भी पानी पे चलने वाली कोई भी वस्तु जिससे आप गुड्स ट्रांसफर कर सकें या फिर पर्सन को ट्रांसफर कर सकें, पानी से उसको ले जा सकें, तो वो वेसल की डेफिनेशन मांगती है। 2 का 1 का 32, ठीक है। 33 वॉलंटरीली, कोई व्यक्ति वॉलंटरली कृत्य करता है, ठीक है, जिसका उसके पास इंटेंशन हो और नॉलेज हो। नॉलेज का मैंने लास्ट टाइम पे जब मेंस रिया वगैरह पढ़ाया था तो आपको बताया, तो नॉलेज का मतलब होता है टू नो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स एक्ट, है ना, अपने किए किसी हिज एक्ट, अपने किसी काम को करने का परिणाम पता होना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे इलस्ट्रेशन है कि एक घर है, ये हमारा आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी था, इसने यहाँ पर आग लगा दी, घर में कई सारे लोग थे, इसलिए लगा दी कि पिछले दरवाजे से ये लोग निकल के भाग जाएंगे, मैं रॉबरी कर लूँगा। तो ए हो सकता है बहुत दुखी भी हो कि मेरा तो सिर्फ रॉबरी करने का इरादा था, मेरा जलाने का आशय नहीं था। फिर भी ए इस बात का सहारा नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास इस बात की नॉलेज थी, इस बात की माना जाए कि इस बात की नॉलेज थी कि आग लगाने पर अगर लोग हैं तो वो मर सकते हैं,
ठीक है। तो ये बचाव नहीं ले सकता, भले ही वो कितना भी दुखी हो। ये इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है कि हो सकता है वो दुखी भी हो, वो कितना भी दुखी हो, वो इस बात का आशय नहीं ले सकता कि मेरा इरादा रॉबरी करने का था, मारने का नहीं था। हाँ, सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। सिचुएशन डिफरेंट क्या हो सकती है कि मान लीजिए घर में कोई व्यक्ति नहीं है, इसकी नॉलेज में इसको पता है घर में कोई व्यक्ति नहीं है, इसने आग लगा दी, अचानक पिछले दरवाजे से घर के मालिक वगैरह आ गए और जल के मर गए। अब ये कह सकता है, ये आदमी कह सकता है कि साहब मैंने रॉबरी करने के लिए आग लगाई थी और घर में कोई नहीं था, अब वो अचानक आ गए तो मर गए, ठीक है। लेकिन फिर वहाँ पर एक वो कॉमन सेंस का क्वेश्चन उठेगा कि भाई अगर घर में कोई नहीं था तो तू ऐसी रॉबरी कर लेता, तुम्हें आग लगाने की भी क्या जरूरत थी, ठीक है। लेकिन सिनारियो जो बताया उस हिसाब से समझिए। 33 हो गया। 34 विल की डेफिनेशन है। तो विल कोई व्यक्ति जो है अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाता है, बताता है, अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि मेरे जाने के बाद ये प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, मेरी चल अचल संपत्ति किसको मिलेगी, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट वो विल हो गया, ठीक है। 35 वुमेन। वुमेन क्या है समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एनी फीमेल बीइंग ऑफ एनी एज, ठीक है। लॉ के हिसाब से कोई भी कितने भी वर्ष की कन्या हो, है ना, फीमेल हो, 4 की हो, 5 की हो, 40 की हो, 70 की हो, 90 की हो, वो विमेन है, ठीक है। ये 35 में डेफिनेशन का बुक। 36 37 दे रखा है, एक पढ़ लीजिए, बाकी सारी कवर हो जाती हैं, ठीक है। रॉन्गफुल गेन, इसी में अगला इसी का अपोजिट है। तो रॉन्गफुल गेन किसी इलीगल एक्ट से ऐसी प्रॉपर्टी को लेना जिसका वो व्यक्ति इंटाइटल नहीं था, ऐसी प्रॉपर्टी को इलीगल मीन से, ठीक है, इलीगल मीन से किसी ऐसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना जिसका वो इंटाइटल नहीं था, लीगली इंटाइटल नहीं था, वो रॉन्गफुल गेन हो गया। उसी का अपोजिट में रॉन्गफुल लॉस हो गया। 38 में गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली है, ठीक है। तो 38 तक इस तरह से कवर हो जाएंगे, ठीक है। हो गई ये सारी चीज़ हो गई, 33 34 35 36 37 38। अब इसके बाद 39 जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। 39 क्या कहता है, 2 का उनका 39, ये 39, हाँ ठीक, उनका 39 39, ठीक है। 2 तो है ही नहीं, तो 1 लिखना बेकार की बात थी, ठीक है। 2 के डेफिनेशन में ही वो पूरे सारी डेफिनेशन दे रखी है, 1 2 3 4, ठीक है। 2 के 39 में क्या दे रखा है कि कोई भी टर्म जो यहाँ पर दे रखा है भारतीय न्याय संहिता में दे रखा है, परंतु यहाँ परिभाषित नहीं है। लेकिन कहाँ परिभाषित है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में परिभाषित है। कहाँ परिभाषित है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिभाषित है। तो उसकी डेफिनेशन वहाँ से ले ली जाएगी और माना जाएगा वो वैसा ही परिभाषित है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों को बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारा ये चैनल आगे बढ़ सके। और आप लोगों के पास बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा किसी भी वीडियो आने का। तो आप लोग सहयोग बनाए रखिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।